नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया गया था? तो दोस्तों, 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया था? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों, जो ये 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें यह अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है, त्रिपुरी। और इसमें गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को लगभग 1500 वोट मिले थे और पट्टाभी सीतारामैया को लगभग 1375 वोट मिले थे। पट्टाभी सीतारामैया को 1375 और सुभाष चंद्र बोस को लगभग 1500 के लगभग वोट मिले थे। उसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन के जस्ट पहले 1 साल पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और इसीलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था इसीलिए। और उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और ये जीत गए, उसी दौरान इन्होंने कांग्रेस में रहकर ही एक संस्था का निर्माण किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। और दोस्तों, 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये टोक्यो जा रहे थे, जापान टोक्यो जा रहे थे और फार्मोसा द्वीप पर हवाई जहाज़ में आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की और 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराया। और दोस्तों, और आपको बताया कि इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए थे। एक तो था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद हम आप अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन 1 है झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा और चौथा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है वो कच्चे अभ्रक का उत्पादन करता है। कच्चे अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। और दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में होता है। नेल्लौर जिले में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे सर्वाधिक उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। और दोस्तों, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से होता है और बहुत ज़्यादा उत्पादक होता है। और झारखंड का एक ज़िला है कोडरमा। कोडरमा ज़िले में प्रमुख रूप से उत्पादन होता है
उसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो दोस्तों जब सबसे कम दूरी होती है तो इसको हम कहते हैं उपसौर। उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी को हम उपसौर कहते हैं, और ये घटना जो होती है वो 4 जनवरी को होती है। तो दोस्तों इसका आंसर 4 जनवरी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जनवरी। और दोस्तों जब उपसौर होता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है 14.7 और 0 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ये सबसे कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। तो दोस्तों उपसौर क्या होता है? सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं, और यह घटना 4 जनवरी को होती है, और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो सबसे कम हो जाती है, और ये दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद दोस्तों उपसौर पढ़ चुके हैं, तो अपसौर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अपसौर क्या होता है? दोस्तों अपसौर की घटना जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। अपसौर होता है अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और अपसौर में दोस्तों, अपसौर में क्या होता है? अपसौर की घटना जो होती है वो होती है 4 जुलाई को अपसौर, और 4 जनवरी को उपसौर। उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, ये कम हो जाती है उपसौर में, और अपसौर में सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, सर्वाधिक हो जाती है। और ये सर्वाधिक दूरी दोस्तों कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है ये अधिकतम दूरी। तो 4 जनवरी और 4 जुलाई के बारे में जानकारी कर चुके हैं। अब 21 जून को दोस्तों क्या होता है? 21 जून के बारे में जानकारी कर लेते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो लंबवत होता है। कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है वो घटना होती है 21 जून को, और इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उसके बाद देखते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश स्थित हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कहा जाए अगर मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को होती है, और ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। और ये 22 सितंबर को कुछ नहीं होता है दोस्तों। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर होती है। तो उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों कुमाऊं हिमालय का भाग आप जानते हैं कि नेपाल से लगा हुआ उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो भाग स्थित है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, और ये नेपाल से सटा हुआ है। तो इसमें आप जानते हैं कि सतलुज और काली नदी विवाद, आपने काली और तीस्ता नदी का विवाद नेपाल के साथ चल रहा है। तो आप जानते हैं कि कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियाँ इनके बीच में स्थित हैं। कुमाऊं हिमालय के बीच सतलुज और काली नदियाँ। उसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती हैं? दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि पीछे की तरफ की बात कर रहा है। अगर कुल मुद्राओं की बात करता तो 17 मुद्राएं होती। अगर पीछे की तरफ की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 15 भाषाएं। पीछे की तरफ मुद्रा मतलब नोट में 15 भाषाएं होती हैं, और आगे की तरफ 2 भाषाएं होती हैं, और ये दो भाषाएं होती हैं हिंदी और अंग्रेजी। आगे की तरफ 2 भाषाएं होती हैं हिंदी और अंग्रेजी, और पीछे की तरफ 15 भाषाएं होती हैं। जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी हुई हैं उनमें से 15 भाषाएं होती हैं। आपको कुछ भाषाएं बता देते हैं, जैसा संस्कृत भी उन्हीं 15 भाषाओं में पीछे लिखी हुई होती है, और संस्कृत के साथ में पंजाबी भी लिखी हुई होती है, मलयालम लिखी होती है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती। इस तरीके से दोस्तों 15 भाषाएं लिखी हुई होती हैं पीछे की तरफ नोट में, और आगे केवल 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी लिखी होती है। पीछे उर्दू भी लिखी होती है दोस्तों। तो उसके बाद हम
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा ये 6वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम बार संविधान संशोधन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। कब किया गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची इसी संविधान के द्वारा जोड़ी गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में 2 अनुच्छेद और जोड़े गए, 31A और 31B। प्रथम संविधान संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई और प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ और इसमें अनुच्छेद 31 में 2 अनुच्छेद और जोड़े गए, 31A और 31B। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 3 माह, 6 सप्ताह, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। और दोस्तों पंचायत भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। दोस्तों पंचायत भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए रोज़ टॉप 10 यूपीएससी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं और उन पर बहुत डिटेल से चर्चा करते हैं। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 362। तो दोस्तों अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। आप जानते हैं कि भाग 18, अनुच्छेद के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है और ये आपातकाल जर्मनी देश से लिए गए हैं। जर्मनी से क्वेश्चन आता है कि आपातकाल संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 आंसर। और उसके बाद किस देश से आपातकाल लिया गया है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी से लिया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपातकाल हमारे संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का आपातकाल है दोस्तों। इसमें सबसे पहला आता है कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन है। इसमें राष्ट्रपति शासन 3 तरीके से लगता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो 352 में राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद 356 में दोस्तों 352 में राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात दोस्तों 352 में राष्ट्रीय आपात है जिसमें युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण है। और राष्ट्रीय आपात 356 में है। 356 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रीय आपात है और 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल, आंसर नंबर 3। और ये हमारे जो आपातकाल हैं वो जर्मनी देश से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद के भाग 18 में शामिल हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन होगा। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। और उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल विटामिन के का। उसके बाद दोस्तों ये जो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से जमता है। दोस्तों रक्त का थक्का जो है बहुत देरी से जमता है विटामिन के की कमी के कारण। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आज का बीसीजी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बैसिलस कालेरा जर्म, बैसिलस कालमेट गुएरिन, बैसिलस क्यूरेटिव जीन, बैसिलस कालेरा गुएरिन। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा, बैसिलस कालमेट गुएरिन। दोस्तों फुल फॉर्म आते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में फुल फॉर्म आया था, तो फुल फॉर्म भी बहुत ध्यान से पढ़ना। और ये बीसीजी का टीका हमारा टीबी, क्षय रोग
के क्षय रोग का टीका है BCG, और इसका फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट गुएरिन है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत तक देखकर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन रोज़ लाते रहेंगे प्रतिदिन, जो हमारी जो 15-16 अक्टूबर को PET की परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले 10 क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में।